हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग यूनिट 5 है ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का यूनिट है, यूनिट 5। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस 4 यूनिट तक के क्वेश्चंस मैंने बेटा ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनको अच्छे से कर रहे होंगे और उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा मैंने सेलेक्ट किए हैं। वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में पूरा हो सकता है। चलिए आज हम लोग इस यूनिट से रिलेटेड बात करेंगे, यूनिट 5 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय। बेटा कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है वो मैक्सवेल ने दिया था, है ना। तो मैक्सवेल ही उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने ये कहा था कि करंट दो तरह के होते हैं, एक कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये ट्रू है, यानी कि करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। मार्कोनी नाम है बेटा, मार्कोनी इज द फादर ऑफ द जिसको हम कह सकते हैं आज की तारीख में रेडियो कम्युनिकेशन के फादर है, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। तो वो उनके लिए ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फंडामेंटल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऑसिलेटिंग चार्ज जनरेट करता है, जो चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज है वो जनरेट करता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज, एक ऑसिलेटिंग चार्ज का बिहेवियर एक एक्सेलरेटेड चार्ज की तरह होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हो गई कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो फंडामेंटल सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर आर। बेटा ट्रांसवर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स तो होती नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव होती है, तो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव होगी, ये कहने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा जो कि C से डिनोट होता है 1/√μ0 ε0 होता है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, जिसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो अगर किसी मीडियम में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड v हो जाएगी, जो कि 1/√μ और एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस पर्टिकुलर मीडियम की होती है। एयर में और वैक्यूम में तो यही हमारे पास ये रिलेशनशिप होगी 1/√μ0 एप्सिलॉन, एयर और वैक्यूम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि क्या होता है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी में ये वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं और आप करेक्ट मार्क करके आते हैं। बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, ये करेक्ट है। ट्रैवल इन फ्री स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है। आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये भी करेक्ट है। ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो अलग अलग मीडियम में बेटा अलग अलग स्पीड होगी, अब मीडियम चेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। बेटा आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, गलत है।
ट्रैवल इन फ्री स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। और थर्ड देख लेंगे बेटा क्या है, आर प्रोड्यूस बाय चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है ना, तो ये गलत हो गया। अरे क्या होता है भाई, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इमिट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है ना। प्रोड्यूसेस स्टेशनरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव तो खैर नहीं है, वो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये करेक्ट आंसर है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, पैरेलल होते नहीं है, 30 डिग्रीज पे होते नहीं है, डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन, ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ E एंड B आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि तीनों का कंडीशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बेटा देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देखें तो बेटा हमारे पास जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स, वो स्टार्टिंग होती है जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और गामा रेडिएशन तक जाती है जहाँ पे उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, तो रेडियो वेव्स इसमें ऑप्शन नहीं है। रेडियो वेव्स के बाद आता है बेटा माइक्रोवेव। तो ये ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि आप इंफ्रारेड मार्क करके चले आते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड आता है ना। तो इंफ्रारेड से बड़ी वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की, ये ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली माइक्रोवेव्स आर यूज। बेटा माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल होता है, आपने यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव के बारे में पढ़ा है ना, कि एक तो वो होता है बेटा रेडार के अंदर, है ना, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है। पहले तो माइक्रोवेव टावर होते थे जिससे हम टेलीग्राम भेजते थे, है ना, और रेडार कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, और आजकल तो खैर माइक्रोवेव का ओवन भी होता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो गई। रेडार सिस्टम हो गया, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसको लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होगा। आहा, चलिए टेलीविज़न वेव्स नहीं में इस्तेमाल होता, रेडियो ट्रांसमिशन में भी इस्तेमाल नहीं होता, रेडार सिस्टम में माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, The Earth's atmosphere is richer in बेटा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ये मैं लाल डब्बे में डालता हूँ, है ना, रिचर इन। देखो होता क्या है कि बेटा हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस तो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, जो कि ओजोन लेयर जो होती है वो क्या कहती है, प्रिवेंट करती है इनको रीचिंग दी अर्थ सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही होता है। ये तो आपने क्लास 10th में भी शायद पढ़ा है,
कई बातें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोअर क्लासेस में भी बच्चे पढ़ लेते हैं और याद रहता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, किससे बेटा? ओजोन लेयर किससे प्रिवेंट करती है? अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रिवेंट करती है। तो करेक्ट आंसर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, लाल डब्बे में डाल दिया, ठीक है। तो ओजोन लेयर प्रिवेंट करती, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ की और हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स, यानी कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं होते बल्कि सारे लिविंग क्रीचर्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट अपना दिखाती है। तो प्रैक्टिकली ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ है। तो अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो बेटा 3000 एंगस्ट्रॉन्ग से पहले की वेवलेंथ होती है। तो 3000 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 3 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेस देन, है ना। इससे कम वाली जो रेडिएशंस होती हैं, इस वेवलेंथ से कम होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट की कैटेगरी में लाई करती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻15 हर्ट्ज ये वेव जो होती है अल्ट्रा वायलेट होती है। तो बेटा अल्ट्रा वायलेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना, ओजोन लेयर प्रिवेंट करता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अल्ट्रा वायलेट के एप्लीकेशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चीज़ पे फोकस करिए बेटा, नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, एक्सरे है, गामा रे है, कैथोड रे नहीं है। क्यों? क्योंकि कैथोड रे बेटा स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रकार नहीं है। इंफ्रारेड भी है ना। तो ये तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ये देखिए डायमेंशन ऑफ, देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बेटा एनर्जी डेंसिटी का होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की डायमेंशंस लिखें तो mL²T-2 और वॉल्यूम हो जाएगा L3। तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये mL⁻⁻1 T⁻⁻2 करेक्ट आंसर मेरा ये रहा। लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और है, बहुत इजी है। ऐसे तो बेटा एक तरह से डायमेंशन निकालना आप लोगों को बेटा आना चाहिए, है ना। अब तो आप लोगों ने पूरा 11th भी पढ़ लिया, पूरा 12th भी पढ़ लिया है, तो मैं समझता हूँ कि डायमेंशन निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम। सारे वेवलेंथ्स के, सारे उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के लिए सेम होती है स्पीड, है ना, वैक्यूम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो बेटा वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। इसको फ्रीक्वेंसी को n से ना डिनोट करके न्यू से कर देंगे बेटा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 हो गई और वेवलेंथ 5000 हो गई, है ना। एंगस्ट्रॉन्ग है तो बेटा 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 × 10⁻14, ठीक है। अरे सॉरी 4 तो 10⁻4, 14 - 10 4 हो जाएगा। तो यानी कि 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये वेलोसिटी इन मीडियम आ गई, ठीक। और आपको पता है कि बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम।
अपॉन स्पीड इन द पर्टिकुलर मीडियम, है ना। तो एयर या वैक्यूम में बेटा 3 × 10⁸ होती है और वेलोसिटी मीडियम में गिवन है 1 × 10⁸। ईगो आटम घुट्टा, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 3। ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। चलिए आंसर नंबर 3 हो गया, इजी है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के मैंने चूज़ किए थे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। अब बाकी बातें अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।